चलिए बेटा स्टार्ट करें आज की क्लास। बच्चों के पास असाइनमेंट नहीं है, रिव्यू है। कल आप लोग दीदी के पास गए थे क्या? आए कल शाम को वैसी क्लास में आए थे। दीदी के पास क्यों नहीं है असाइनमेंट लेने के लिए? मतलब तुम लोग के पास यही तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कम से कम लास्ट क्लास में नहीं आते हो तो असाइनमेंट तो ले लो। कल शाम को आए थे आप लोग मैथ्स में, है ना? तो रोहित सर ही देंगे आपको असाइनमेंट लाके, है ना? तब जाके आप असाइनमेंट रखोगे। थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ जिनके पास असाइनमेंट है। और सुनो बेटा, एक काम करो रिया, दरवाजा कर दो परमानेंट बंद। दरवाजा परमानेंट बंद कर दो। अब जो भी बच्चा आएगा उसको कोई नहीं मिलेगी। 740 चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने देखा जो आसमान में इतना प्यारा इंद्रधनुष बनता है वो कैसे बनता है। कितने बच्चे हैं जो अभी अभी बता सकते हैं सर कि किस तरीके से आसमान में इंद्रधनुष बनता है? ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हमें देखना है सर इंद्रधनुष कैसे बनता है। 2 नंबर का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण, एग्जामिनेशन में आ सकता है। ये बताइए स्वच्छ आसमान में इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो सबसे पहले आकाश में इंद्रधनुष बनने की 2 शर्तें हैं। सर पहली शर्त ये है कि हल्की हल्की बारिश होनी चाहिए और दूसरी बात आसमान थोड़ा सा साफ होना चाहिए। अब जो आपका सूर्य होगा, सूर्य से जाएगा प्रकाश, और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आपके पास सूर्य का प्रकाश होता है या फिर सूर्य होता है हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है आपका इंद्रधनुष बनता है। सूर्य यहाँ होगा, मान लो सूर्य आपका पूर्व में है तो इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देगा बेटा? आपको पश्चिम में दिखाई देगा। अब ऐसा होता है क्यों? क्योंकि सब जब हल्की हल्की बारिश हो रही होती है तो आसमान में क्या होती है? हल्की हल्की सी नन्ही सी बूंदे होती हैं। अभी नन्ही सी बूंदे क्या करती हैं? एक प्रिज्म का काम करती हैं। अब हमारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर, हमने तो पढ़ा था कि जो एक प्रिज्म होता है उसके पास 2 बोलते हैं त्रिभुजाकार सतहें, 3 होती हैं आयताकार सतहें। लेकिन सर प्रिज्म का मतलब सिर्फ कांच का टुकड़ा नहीं होता है। प्रिज्म का मतलब हर एक वस्तु जो प्रकाश का क्या कर सके, परावर्तन नहीं, जो प्रकाश का कर सके वर्ण विक्षेपण, क्या कर सके बच्चों? क्या आपको याद है हमने पढ़ा था जब हम एक प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वह अपने साथ या विभिन्न रंगों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। फिर जो हमें यहाँ पे वर्णक्रम मिलता है उसको हमने याद किया था, बैसाखी पर हर्पी नाला सबसे कम विचलन कौन मोहित किसका होता था? लाल का सबसे कम होता था, बैंगनी का सबसे ज्यादा होता था। खैर तो यहाँ पे कुछ बच्चे प्रिज्म लिखे आए हैं। यहाँ पे आप देखो कि 2 आपके पास है त्रिभुजाकार, एक सामने की त्रिभुज, एक पीछे की त्रिभुज। जब आप ये वाली सतह देखोगे आपके पास आयताकार है, एक आयताकार, 2 आयताकार, 3 आयताकार। तो आपका क्या है? प्रिज्म है। खैर प्रिज्म हर एक वो वस्तु है जो प्रकाश का क्या कर सके? वर्ण विक्षेपण कर सके। जो अब छोटी छोटी सी बूंदें होती हैं, जब इन बूंदों में बच्चों प्रकाश की किरण जाती है तो सबसे पहले यदि एक बूंद किसका काम कर रही है? प्रिज्म का काम कर रही है, तो सबसे पहले इसका होगा बेटा वर्ण विक्षेपण, और वर्ण विक्षेपण के बाद क्या होगा? यहाँ पर उत्कर्ष, ये अपने 7 रंगों में टूट जाएंगे। अपन 7 के 7 रंग नहीं बनाएंगे, हमने आपको बताया था। अपन लोग 2 बता सकते हैं, एक होता है रेड, एक होता है वॉयलेट। लाल और बैंगनी आप बता सकते हैं, आपको 7 कलर नहीं बताने। यहाँ बड़ा बच्चे बड़ा हो गया। देन बेटा यहाँ से होगा प्रकाश का क्या? परावर्तन।
तो वो अपना रास्ता चेंज करेगा प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन होगा। अब अंदर था जल, बाहर थी आपके पास वायु, तो जब प्रकाश की किरण जल से वायु में प्रवेश करेगी तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा बेटा, उसका अपवर्तन हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास प्रेक्षक होता है, ऑब्जर्वर होता है, वो देख लेता है इधर वहां पे क्या बन गया, एक इंद्रधनुष बन गया है। आसमान में हजारों बूंदें होंगी, मतलब हजारों प्रिज्म होंगे, हजारों प्रिज्म होंगे मतलब हजारों आपको स्पेक्ट्रम देखने मिलेंगे। वो सारे स्पेक्ट्रम जब एक साथ ज्वाइन होते हैं तो हमें 7 रंगों का एक प्यारा सा इंद्रधनुष देखने मिल जाता है। क्या यहाँ तक आपकी कहानी क्लियर है कि नहीं? ये हमारी लास्ट क्लास का टॉपिक था। अब बच्चों यहाँ पर हमें देखना है नया टॉपिक। अब नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपने बचपन में रटा होगा कि सर जो हमारे पास पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारी गैसेस हैं। क्या ये बात सही है कि नहीं है? मान लीजिए हमारे पास पृथ्वी है, अब बच्चों है क्या कि इस पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारी गैसेस ऐसी एक लेयर बनाए हैं। जैसे अपन है ना ठंडी जल रही है तो अभी है ना, जैसे ऊपर रात में खाना खाते हैं 9 बजे के आसपास, फिर क्या होता है बढ़िया हम कपड़ों में दबक के सो जाते हैं। या फिर मान लो आप कपड़ों में दबोगे पढ़ने के लिए तो 5 मिनट आप पढ़ोगे और 6 मिनट आपकी नींद लग जाती है। ऐसी ही जो अपनी अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है बच्चों, बहुत सारी गैसों का एक कंबल टाइप का है, मतलब वो सारी गैसेस अपनी अर्थ को कवर करें। तो सवाल ये उठता है कि गैसेस उड़ क्यों नहीं जा रही? ऐसा क्यों होता है कि गैसेस अर्थ के चारों तरफ ही क्यों घूम रही है? अब इसको जानने के लिए अर्थ के बाहर क्या है, अंतरिक्ष, स्पेस है कि नहीं है? और स्पेस क्या है बच्चों, आपका अनंत है। स्पेस की आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बहुत स्पेस अनंत है। तो ये गैसेस जा क्यों नहीं रही है सर? उसके पीछे कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल। यस, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये गैसेस इसको छोड़ के नहीं जा पाती। अभी क्लास 11th फिजिक्स में पढ़ोगी, एक होता है एस्केप वेलोसिटी, मतलब यदि इन गैसों की जो अणु है ज्यादा तेजी से गति करने लगे और यदि एक निश्चित सीमा से ऊपर गति करें तो ये सारी गैसेस हमारी अर्थ को छोड़ के जा भी सकती हैं। जैसे अर्थ के पास कोई भी गैस नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो चंद्रमा है, चंद्रमा के पास इतनी अब हो सकता है सर उसके पास स्टार्टिंग में कभी वायुमंडल रहा हो, चंद्रमा की चारों तरफ हो सकता है कभी गैसेस रही हो, लेकिन सर चंद्रमा में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह सारी की सारी गैसों को पकड़ के रख सके। क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सीधा सीधा डिपेंड करता है बच्चों किस पर, द्रव्यमान पर। मान लो 2 बॉडी रखी है आपके पास, एक का मास m1, एक का मास m2, मतलब आपके पास 2 क्या है वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है। तो जो दोनों के बीच में फोर्स लगता है वो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा उन दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान होगा उनके बीच उतना ज्यादा आकर्षण बल लगेगा, या फिर हम बोलेंगे उनके बीच उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अब लोग ठीक है सर, यहाँ पे हमारे पास 2 बॉडी हैं, एक माउस है, एक प्रिज्म है, दोनों को पास पास रख दो। अब आप बताओ सर दोनों एक दूसरे को आकर्षित क्यों नहीं कर रही हैं? अभी आपने बोला ना सर 2 वस्तुएं होंगी m1 m2, इसका m1 मान लो, इसका m2 मान लो, दोनों को पास रख दिया, आकर्षित क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि सर इनका मास बहुत 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 ज्यादा छोटा है। आप यदि एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो हमारा हो गया सूर्य और पृथ्वी। ये सूर्य है मान लो, तो आपके पास क्या है, छोटी सी पृथ्वी है, कई बच्चों को दिखाई नहीं दे रही होगी। अब सूर्य का मास बहुत ज्यादा, मास तो इसका भी है ना, अब जिसका मास ज्यादा होगा वो अपनी तरफ खींचेगा। तो यही वो कारण है कि सूर्य के चारों तरफ तो आपके पास 7-8 ग्रह हैं, वो लगातार क्या करते होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। तो खैर वापस लौटते मुद्दे की बात पे। तो मुद्दे की बात ये थी कि हमारी पृथ्वी पे क्या है, जो गैसेस हैं वो बाहर नहीं जा सकते, इसके चारों तरफ ऐसे घूमती रहती है। ओके, अब बेटा यहाँ पे क्या होती है, आपके पास बहुत सारी गैसें होती हैं। अब हमारे बच्चे जानते हैं गैसें कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले तो प्राणवायु क्या हो गई आपके पास, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या हो गई नाइट्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जवाई वर्गी गैसेस होती हैं ये सब। लेकिन सर आपने कभी बचपन में रटा होगा कि जो हमारे पास वायुमंडल है उस वायुमंडल में गैसों का एक निश्चित अनुपात है। अनुपात मतलब कंपोजिशन।
हमारे पास सबसे ज्यादा मात्रा में होती है मोहित नाइट्रोजन गैस, बताई होती है हमारे पास 78%। कितनी होती है? फिर हमारे पास क्या होती है बच्चों? ऑक्सीजन, ये होती है 21%। 78 और 21 कितने हो गए? 99। एक और बचा, तो 1% में आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस और बाकी सारी अन्य गैसेस। अब आप इसका उदाहरण कैसे ले सकते हो? मान लीजिए अपनी पूरे पृथ्वी पे 100 लीटर गैस है, तो 100 में से 78 लीटर कौन सी गैस होगी? नाइट्रोजन गैस होगी। 21 लीटर कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन। और 1 लीटर क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सारी गैस। लेकिन ये अनुपात सिर्फ एक अनुपात है, क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है? अब खुद सोचो, हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है और लगातार है ना, कहीं पे नाइट्रोजन गैस भी बन रही है, कहीं पर CO2 भी बन रही है, कहीं पर O2 भी बन रही है, लगातार कोई गैस बन रही है, किसी गैस का यूज हो रहा है। दैट मीन्स इनकी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि चीजें फिक्स हो, नाइट्रोजन 78 की 78 ही है। हो सकता है कई बार कम भी हो जाती है, हो सकता है कई बार ज्यादा भी हो जाती है। तो खैर साइंटिस्ट बैठे होंगे, स्टडी की होगी, उन्हें एक मोटा मोटा अंदाजा बता दिया सर कि 78 से 80-85 तक कौन होती होगी? नाइट्रोजन गैस होती होगी। फिर हमारे बच्चे समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी पृथ्वी है, अब इतने सारे यहाँ पे उद्योग वगैरह लगे होंगे, पता चला कहीं भी ज्यादा नाइट्रोजन गैस बन गई है, फिर कहीं पे बहुत बड़ा प्लांट लगा था नाइट्रोजन का, वो प्लांट फट गया, कुछ हो गया, तो वो सारी नाइट्रोजन गैस कहाँ आ गई? आपकी वायुमंडल में आ गई। तो हो सकता है इनके अनुपात है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो खैर ये सिर्फ अनुपात है, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात याद रखनी है, टुक टुक वो बात ये है कि जो हमारी पास पृथ्वी है, अब इसकी चारों तरफ गैसेस हैं, क्या है बेटा? बहुत सारी। और आकाश, हम चाहें तो इन बहुत सारी गैसेस को बेटा एक शब्द में बोल सकते हैं, वायु। क्या बोल सकते हैं? वायु। क्योंकि वायु क्या होती है? विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई थी? अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं। सर जो हमारे पास पृथ्वी है, अब पृथ्वी के साथ क्या है कि इसके पास बहुत सारे हैं सतहें। अब जो आपने कहा वायुमंडल है ना, अब वायुमंडल को अपन लोग ने 5 भागों में तोड़ दिया। उन सारे भागों को अपन ने अलग अलग नाम दे दिए। मान लो बीच वाली आपकी क्या है? पृथ्वी। 1 2 3, ये हुई आपके पास 4 सतहें और ये हुई आपके पास 5, है ना? तो ऐसे करके हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो भी क्या है आपके पास गैसों की लेयर है, अपन उसको इस तरीके से बांट दिया। बीच वाली आपकी पृथ्वी हो गई। अब अपन इसको लेयर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लेयर। खैर बेटा जो पूरा मिलके बनाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल। बहुत सारी वायु है, बहुत सारी गैसों का क्या है? एक मिश्रण है। अब इस वायुमंडल को अपन लोग 5 भागों में तोड़ते हैं। बचपन में आपने शायद याद किया हो, हिंदी में भी कई बच्चे याद करते हैं, कई बच्चे इंग्लिश में भी याद करते हैं। तो स्टार्टिंग होती है ट्रोपोस्फियर से, एक होता है ट्रोपोस्फियर, क्या हिंदी के नाम भी हमने आपको लिखे हैं। फिर एक होता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर होता है मेसोस्फियर, फिर होता है थर्मोस्फियर, लास्ट का होता है बच्चों आपका एक एक्सोस्फियर। और कई बच्चों को दिक्कत होती होगी सर ये आपने इंग्लिश में क्या लिख दिया है, तो बेटा इन सबको अपन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायुमंडल के पार्ट होते हैं। इसका मतलब हिंदी में खैर आपके पास नाम लिखे हुए हैं असाइनमेंट्स में, आपने नाम याद नहीं रखने, जो बात याद रखें हम आपको याद कराएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, आपके पास ऐसी बहुत सारी क्या होती है गैसों की लेयर होती है। अब यहाँ पे देखना, अपन सीधा बोलेंगे इसको लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5। खैर सबका नाम अलग अलग होता है, किसी का नाम समताप मंडल, किसी का नाम क्षोभ मंडल, किसी का नाम बाह मंडल, ऐसे सबके अलग अलग नाम होते हैं, हमने आपको असाइनमेंट में लिख के दिए हैं। ओके, अब देखो ना, आपको हिंदी में इनके नाम याद रखने ना इंग्लिश में नाम याद रखने, आपको याद क्या रखना है? क्योंकि आपके पास लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5। अब हर एक लेयर के अलग अलग काम होते हैं। कहीं पे है ना, किसी लेयर में हवाई जहाज उड़ रहे होते हैं, किसी लेयर में क्या हो रहे होते हैं, अपने जो सैटेलाइट होते हैं वो सैटेलाइट चक्कर लगा रहे होते हैं। तो हर एक लेयर में अलग अलग काम होते हैं, अपन को वो याद नहीं रखना है। अब एक बात बताओ, जो आपके पास ही मंडल है या फिर जो आपके पास ही लेयर है, अभी रहा आपके पास कौन? सन। तो सूर्य से क्या आ रहे होंगे बेटा? प्रकाश की लगातार किरणें आ रही होंगी। अब एक बात बताइए, खैर यदि हम 5 लेयर के बारे में बात करें, खैर अपनी पृथ्वी तो बहुत 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 ज्यादा दूर है सूर्य से, बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन अपन लोग
यदि एक छोटा सा कंपैरिजन करें तो कौन सी लेयर है तो थोड़ी सी ज्यादा पास में है सूर्य के? लेयर 5 थोड़ी सी ज्यादा पास में है। और कौन सी लेयर है जो थोड़ी सी कंपैरिजन में सूर्य से दूर है? दूर कौन हो जाएगी बेटा आपके पास? लेयर 1 हो जाएगी दूर। अब यहाँ पे एक बात बताना, मान लीजिए आपके पास दो कंटेनर रखे थे आकाश, कंटेनर 1 और ये आपके पास कंटेनर 2। दोनों में आपने 1-1 लीटर गैस भरी थी, गैस और नो। लेकिन हमने क्या किया, इसको तापमान दिया 10 डिग्री सेल्सियस। दे सकते हैं करंट वरेंट से, कोई अपने पढ़ा ना करंट का हीटिंग इफेक्ट, तो चलो हमने कॉइल लगा दी तो गैस क्या होगी, गर्म होगी। तो एक को अपन ने 10 डिग्री का तापमान दिया और एक को बेटा अपन ने दिया 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान। अब बताओ कंटेनर ए और कंटेनर बी, किस कंटेनर में गैस का जो घनत्व होगा, घनत्व मतलब क्या होता है, घनापन, कौन कितना घना है। तो यहाँ पे बताओ किसका घनत्व कम हो जाएगा? जिसको आप ज्यादा तापमान दोगे उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि तापमान दोगे तो अणु होंगे वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर आ जाएंगे, तो घनत्व कम हो जाएगा। तो यदि तापमान ज्यादा है तो आपके पास जो घनत्व होगा, घनत्व क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। अब दूसरी की बात करो, इसका तापमान कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स इसका, अपने इसका ताप बढ़ाया था ना, इसका ताप क्या है आपका, कम है। ताप कम है तो अणु दूर दूर होंगे कि पास पास होंगे, अणु होंगे पास पास। जब अणु पास पास होंगे फिर उसको मतलब क्या बोलेंगे, घनत्व। इसका घनत्व क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। अब यही बात उठा के आप यहाँ पे पुट करो, लेयर 5 का तापमान थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि वो सूर्य की ज्यादा पास में है, और लेयर 5 का तापमान कम होगा क्योंकि यह सूर्य से थोड़ी सी ज्यादा दूरी पे है। अब बताओ किसका घनत्व ज्यादा होगा, लेयर 1 का घनत्व ज्यादा होगा और किसका घनत्व होगा, कम, लेयर 5 का घनत्व हो जाएगा बच्चों कम। अब एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि हमेशा इसका घनत्व कम बना रहे और इसका घनत्व ज्यादा बना रहे? नहीं, कुछ भी हो सकता है। पता चला कहीं ज्वालामुखी फूट गया। अब ज्वालामुखी कहाँ फूटती है, पृथ्वी की सतह पे, समुद्र में, पहाड़ वहाड़। अब पता चला कि जो ये वाली लेयर थी ना, लेयर 5 जो हम बोल रहे थे, पहले इसका घनत्व कैसा था, ज्यादा था। अब ज्वालामुखी फूटा तो वहां से क्या निकला, बहुत सारा तापमान निकला, बहुत सारा क्या हुआ, ताप रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। तो पता चला कि यहाँ की गैस क्या होगी बेटा, इसका घनत्व कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास पूरी पृथ्वी की 5 जो मंडल है, जो 5 लेयर्स हैं, इनका जो घनत्व है वो ऊपर नीचे हो सकता है। कभी किसी का घनत्व ज्यादा हो सकता है, कभी किसी का घनत्व कम हो सकता है। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि नहीं है? अब एक और बात बताना, जब यहाँ से प्रकाश किरण चलना चालू करेगी तो उसको घनत्व कैसा मिलेगा बेटा, अभी कम, ओके। लेकिन जैसे ही वो एक से एंट्री करेगी दूसरे में, जब वो लेयर 5 से लेयर 4 में जाएगी तो अब बताओ उसका घनत्व पहले कम था, अब उसका घनत्व क्या होने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और जब उसका घनत्व बढ़ेगा तो हमें बात बताओ, प्रकाश का होगा अपवर्तन, क्या होगा, क्योंकि बेटा जब आपके पास माध्यम परिवर्तन होता है तो प्रकाश क्या करता है, अपना रास्ता थोड़ा सा कर लेता है चेंज। और जैसे हम बोले, जैसे आपके पास यहाँ पर एक प्रिज्म रखा था, ये प्रिज्म है, बाहर आपके पास क्या थी, वायु थी। अब वायु ने चलना चालू, प्रकाश करने चलना चालू किया, कहाँ से, वायु से, कहाँ पहुंच गई, प्रिज्म के पास। अब बताओ वायु का घनत्व कम होगा, इसका घनत्व कैसा हो जाएगा बेटा, ज्यादा। तो अब बताओ क्या यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे घनत्व आपके पास कम था, यहाँ पे घनत्व बढ़ जाएगा। अब घनत्व के बारे में ना बोल के हम बोलेंगे विरल और सघन, क्योंकि यदि आपके पास घनत्व क्या हो गया है, कम हो गया है, दैट मीन्स वो क्या हो गया होगा, विरल हो गया होगा। और घनत्व बढ़ गया तो वो क्या हो गया होगा, सघन। ये बेटा हमारे बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं? यदि आपके पास जो घनत्व है, घनत्व हो गया होगा कम, तो उसका मतलब क्या बोलेंगे बेटा, विरल बोलेंगे कि सघन बोलेंगे, विरल बोलेंगे। और दूसरी बात ये है कि यदि उसका घनत्व बढ़ गया होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सघन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सघन, है ना। अब सीधी बात बताना, आप आपके पास ऊपर वाली सतह क्या होगी बेटा, विरल होगी, नीचे वाली क्या हो जाएगी, सघन। अब एक काम करते हैं, इसको अगली जगह पे ले चलते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। कि आपके पास पृथ्वी थी ना, सतह एक, मान लो अपन 2 सतह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से निकले क्या आपके सूर्य की प्रकाश, इसका क्या था, ये विरल थी, अंदर वाली कैसी थी, सघन थी।
अब ये मान लो हो गई आपके पास आपतित किरण, क्या हो गई बच्चों? तो अभी अपन बताओ यहाँ पे अपन बनाएंगे परी अभिलंब। अब जब कोई प्रकाशीय किरण एक विरल माध्यम से सरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब के पास से अपवर्तित होगी कि दूर से होगी? अभिलंब के पास से अभिवर्तित हो जाएगी, ये सो हो गई कि नहीं होगी? अगेन है ना। अब सघन विमान बताना, इसका तापमान ऊपर वाले का थोड़ा सा ज्यादा होगा, नीचे वाले का थोड़ा सा हो जाएगा कम। तो हम जो दूसरी वाली सतह है वो किसका काम करेगी? विरल का। और अंदर वाली किसका काम करेगी? सघन का। अगेन यहाँ पे क्या बनाओगे आप? अभिलंब बनाओगे। अभिलंब बनाने के बाद आप देखोगे कि ये जब एक विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाशीय किरण अभिलंब के पास से क्या हो जाएगी बच्चों? अपवर्तित हो जाएगी। यस और नो? तो इस तरीके से जो आपके पास प्रकाश किरण निकल के आ रही है इसका लगातार क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। और इस प्रकाश की किरण का अपवर्तन कौन कर रहा है? इसका लगातार अपवर्तन कौन कर रहा है सर? वायुमंडल कर रहा है। कौन कर रहा है? वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं, उन सभी परतें इसका क्या कर रही हैं? लगातार अपवर्तन कर रही हैं। तो इसको अपन लोग बोलते हैं बेटा वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? क्या यहाँ तक आपकी कहानी क्लियर हुई कि नहीं? तो अब आप असाइनमेंट में जाएंगे और वहां पर आपको सिर्फ पढ़ना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। फटाक से जाइए, अब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक और बात बेटा, आपको है ना मंडलों के नाम याद नहीं रखने, संक्रांत मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, इनके नाम आपको याद नहीं रखने। ओके, पढ़ लिया बच्चों? सभी ने पढ़ लिया? क्या मुझे पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। खैर एक नंबर ने पूछ लेते हैं, कई बार 2 नंबर हम ध्यान देंगे बच्चों। कई बार सीधा 2 नंबर ने पूछ लेते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे? कितने बच्चे हैं जिसको अपनी मन से लिख पाएंगे बिना असाइनमेंट की हेल्प लिए? रेज योर हैंड्स। कितने बच्चों को एक एक पॉइंट क्लियर हो गया है? ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने देखा कि हमारे पास वायुमंडलीय अपवर्तन होता है बेटा, इसके हमारी एनसीईआरटी में 3 केस दिए हैं। आकाश, केस नंबर पहला, तारों का टिमटिमाना। क्या रात के समय पर तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? ठीक सर। फिर आपने अभी एक ही देखा बेटा, दूसरा होता है आपके पास, वो होता है तारे की आभासी स्थिति। सर ये क्या चीज है बेटा? आभासी मतलब होता है नकली। क्या होता है? इसके बारे में पढ़ेंगे। सर जो आप देखते हो ना कि तारा आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना, वो कोई लड़की नहीं है, वो तारे हैं, स्टार्स हैं। जब आप सोचते हो कि स्टार आपको ऊपर दिखाई दे रहा है तो ऐसा कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उस तारे की वो रियल पोजीशन नहीं होती है। उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और जो अपने तारे होते हैं ना, इतने ज्यादा दूर होते हैं कि कई तारे तो ऐसे होते हैं जिनसे प्रकाश बाहर से निकल, मान लो आपके पास क्या है, स्टार था यहाँ पे, बहुत दूर था स्टार, क्या थी आपके पास? पृथ्वी थी।
जब बहुत दूर होते हैं तो प्रकाश को चलने में समय लगता है, तो दूरी को नापते हैं किसमें, प्रकाश वर्ष में। किसमें नापते हैं? तो कई ऐसे तारे होते हैं जो लाखों प्रकाश वर्ष दूर होते हैं, मतलब जितना दूर अपना सूरज है ना, उससे और कई हजारों गुना ज्यादा वो क्या होते हैं, तारे दूर होते हैं। अब तारों का स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, तो क्या करता है, उसको परावर्तित करता है। लेकिन सूर्य का खुद का प्रकाश है, तो सूर्य क्या है, एक तारा है। ऐसे बहुत सारे तारे हैं। अब तारे की एक उम्र होती है, जैसे कोई अपना सूरज है ना, तो सूर्य की भी एक उम्र है। कुछ करोड़ सालों में सूर्य क्या होगा, डेड हो जाएगा। मतलब उसके अंदर जो एनर्जी बन रही है, क्लास 12 में पढ़ोगे, सूरज के अंदर जो एनर्जी आती है वो आती है नाभिकीय संलयन से। उसके पास हाइड्रोजन और हीलियम दो एटम्स हैं, वो लगातार नाभिकीय संलयन करते हैं, तो उसके अंदर करोड़ों सालों से आग लगी है, करोड़ों सालों तक और लगी रहेगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सूरज क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। और सूरज ठंडा पड़ा तो पूरा सोलर सिस्टम, पूरा सौरमंडल अपना बर्बाद हो जाना है। तो ये अपन अभी पढ़ेंगे पर्यावरण में कि जो हम लोग खाना खाते हैं, खाने का अल्टीमेट सोर्स क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। वो लोग नहीं करा बंदू खाना, मम्मी बनाती है घर में। सूर्य की हेल्प कैसे होगी इसमें? देखो बेटा, पौधों में खाना कैसे बनता है, सूर्य के प्रकाश की हेल्प से। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं निकलेगा तो पौधे खाना नहीं बना पाएंगे, और पौधे खाना नहीं बना पाएंगे तो अपने पास तक खाना नहीं आ पाएगा। पूरा सिस्टम बना है, उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, पढ़ेंगे अभी। वो अपना सब चौपट हो जाएगा। लौटते हैं तो अब मान लो कोई तारा था, उसकी है ना, वो डेड हो गया, उसकी उम्र चली गई, मर गया वो। लेकिन बाहर से लाइट ने चलना चालू किया, उसको बहुत समय लगा, वो लाइट चलते चलते हमारी पृथ्वी तक पहुंची। तो हो सकता है जो आपकी आंखें जिस तारे को देख रही हो, तारे तो नहीं दिखते, अपन देखते हैं तारे का प्रकाश, तो आपकी आंखें जिस तारे का प्रकाश देख रही हो सकता है वो तारा एक मृत तारा हो सकता है वो तारा मर चुका हो, डेड हो चुका हो। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बेटा हमें थर्ड पढ़ना है कि हमारे पास जो सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, ये दोनों हमारे लिए भ्रम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सूर्य जो आपके पास सूर्योदय होता है वो एडवांस में हो जाते हैं। एडवांस मतलब क्या होता है, अग्रिम। आपने देखा होगा ना, अपने इंडिया में इतनी बड़े लेवल का लोगो बनाया जाता है लोगों को। जैसे अभी शरद पूर्णिमा हुई थी ना, तो उसी दिन क्या था, करवा चौथ के 4 दिन पहले, दिवाली के 15 दिन पहले पूर्णिमा थी कि नहीं थी, लड्डू की पूजा होती। तो लोग खाते नहीं खाते बताना है ना। उसमें क्या हुआ था, उस दिन चंद्रग्रहण था। अब लड्डू की पूजा कब होती है, सर रात में होती है ना। तो उस टाइम में सूरज लगा था, तो कोई बहुत बड़े क्या थे, कोई ज्योतिषी चाह रहे थे, हमने भूलने से एक काम करो ना कि लड्डू की पूजा रात में ना करके दिन में कर लो। और लड्डू की पूजा करते चांद को देख के, चांद को लगी शाम को सूतक क्यों लगी, क्योंकि ऊपर लग गया था चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण क्यों लगा, क्योंकि राहु आया और राहु ने क्या किया, चंद्रमा को निगल लिया। कैसा होता है अब ऐसा वो लोग बोलते हैं, वो राक्षस ने खा लिया चंद्र देवता को, तो सूतर लग गई है। अपने है ना, पानी के बर्तन में तुलसी की पत्ती डालनी पड़ेंगी, रोटियों में तुलसी की पत्ती रखनी पड़ेगी, जमाने भर की चीजें होती। आप बताओ कितनी नॉनसेंस बात है। आप खुद सोचो, यदि आप लड्डुओं की पूजा कर रहे हो रात के वक्त चंद्रमा को देख के, तो बोला नहीं सर शाम को तो सूरज लग गई, अब एक काम करो दिन में बना के खा लो। सेल्फिश बात हो गई कि नहीं होगी? देखो बेटा बाबा सुनते हैं, जब अपना सूर्यास्त होता है वो होता है अग्रिम। जैसे मान लो आप देखोगे कैलेंडर पे उसके ऊपर लिखा रहता है सूर्योदय सूर्यास्त। तो मान लो यदि अपना सूर्योदय हो रहा था 6 बजे, कितना बजे हो रहा था, तो 6 बजे ना होगी बेटा, वो अपन को 5:58 पे सूर्योदय दिख जाएगा। मतलब ये अग्रिम हो जाता है, पहले से अपन को दिखने लगता है। पहले से वो सूर्योदय नहीं होता, वो अपन को पहले से दिखने लगता है। ऐसे यहाँ पे मान लो कहीं लिखा है कि सर 6:30 पे क्या हो गया, सूर्यास्त होगा, मतलब सूरज डूबेगा 6:30 पे। लेकिन ऐसा नहीं होता, सूरज 6:30 पे ना डूब के अपने लिए जो अपनी आंखें देखती हैं, अपनी आंखों को दिखेगा कि सूरज 6:32 पे डूब रहा है। तो इसको बोलते हैं अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त। क्या दोनों तीनों के बारे में पढ़ेंगे कैसा क्या होता है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, तारों का टिमटिमाना। तो आप इतना आप समझ चुके हो कि आप आसानी से बता सकते हो सर तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए अपने पास क्या है बच्चों, पृथ्वी है, पृथ्वी की चारों तरफ क्या है, बहुत सारे लेयर। आकाश हम सिर्फ 2 लेयर बनाएंगे,
फिर आपको पता है कितनी लेयर होती है बेटा? 5। कितने मंडल होते हैं? 5। हम समझाने के लिए 2 बनाएंगे बेटा। ये क्या थी आपके पास? पृथ्वी। और यहाँ पे ना एक बढ़िया सा कौन बैठा था? प्रेक्षक। बंदा कोई बैठा था ना। खैर पृथ्वी के अंदर नहीं था वो। अपन लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, सतह पे। बॉल है तो बॉल के अंदर नहीं होते, अपन लोग कहाँ होते हैं? बॉल के ऊपर होते हैं। इसको ऊपर ही बना दे रहा क्यों? रहने दो, वो नहीं बनेगा। चलो आप देखना ध्यान से। तो ये था आपके पास क्या? सूर्य। कितना थोड़ा क्यों होता है? सूर्य बहुत बड़ा होता है पृथ्वी की तुलना में। अपन ऐसे बना दो, ठीक। यहाँ से बेटा प्रकाश किरण ने चलना चालू किया। अब आकाश बताएगा क्या यदि प्रकाश किरण इस तरीके से चल रही है तो क्या सीधी चलती रहेगी बेटा? क्या होगी? थोड़ा सा इसका मार्ग क्या होगा बेटा? चेंज होगा। फिर क्या है? फिर से सीधी चलेगी? नहीं। फिर से क्या हो जाएगा? मार्ग चेंज हो जाएगा। यस और नो? तो अब यहाँ पर आप देखोगे जो आपकी आंख अपन यहाँ बना देते हैं, यहाँ से आप देखोगे कि जहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है बेटा, सूर्य ना मान लो, उसको अपन एक स्टार मान लो। क्या मान लो? मतलब अपन इसको एक तारा मान लो। खैर सूर्य भी एक तारा है, लेकिन अपन मान लेते हैं क्या है आपके पास? एक स्टार है। एक क्या है आपके पास? तारा है। ओके। अब इस तारे से क्या है बेटा? लाइट है। अब उस लाइट का रास्ता लगातार चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है बेटा? अलग अलग परतें हैं। ये परत क्या काम करेगी? एक बेल का काम करेगी। ये परत किसका काम करेगी? सघन का काम करेगी। तो अब आप देखोगे कि जब ये प्रकाश किरण चलेगी तो लगातार उसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। मतलब उसका रास्ता लगातार धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। अब इसको बोलेंगे बेटा अपन लोग वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या नाम देंगे बच्चों? अब आप हमें एक बात बताइए, क्या जो यहाँ पर आपकी परतें हैं, क्या इनका घनत्व हमेशा कांस्टेंट रहेगा? क्या इनका घनत्व नियत रहेगा कि कम ज्यादा होता रहेगा? मतलब ये पर्दे है ना, इनका घनत्व कम ज्यादा होता रहेगा। और जब परतों का घनत्व कम ज्यादा होगा तो प्रकाश किरण का अपवर्तन होगा कि नहीं होगा? लगातार होगा कि रुक रुक के होगा? लगातार होगा। दैट मीन्स अब आपकी आंखें देखेंगी कि कभी आपको है ना स्टार यहाँ पर दिखाई देगा और पता चला उसी सेकंड में क्या हुआ? परतों का घनत्व चेंज हो गया। और परतों का घनत्व चेंज हुआ तो वो क्या हो जाएंगी? फिर से अपवर्तित हो जाएंगी। तो पता चला 1 सेकंड के बाद आपको प्रकाश किरण यहाँ से दिख रही है तो आपको स्टार यहाँ पर दिखाई देगा। पता चला 1 सेकंड बाद वो स्टार यहाँ पे पहुंच गया। तो ऐसे लगातार आपको स्टार से ना जलते और बुझते लगेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपकी परतें हैं उनका घनत्व क्या हो रहा है? लगातार चेंज हो रहा। यही वो कारण है कि तारे हमें टिमटिमाती हुई दिखाई देते हैं। क्या आपकी बात समझ में आई कि नहीं है? यस और नो? क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर यदि स्वर्ण में मुझे तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आपका जवाब होगा सर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 1 नंबर में सवाल आ जाता है कई बार, तारे हमें खालिस्तान के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यदि 2 या 3 नंबर का सवाल आ जाए तो कितने बच्चे इसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? रीजन हैंड्स पे डायग्राम पर ही नहीं बना सकते बेटा क्या? चलो यहाँ तक लिखा बच्चों, आगे बढ़े। चलो अब यहाँ पे बेटा नेक्स्ट हमें देखना है। अब सवाल ये सर तारे तो टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? अच्छा तारे कितने हैं सर? नहीं गिन पाए। तारे कितने हैं? अनंत मान लो। कितने हैं? खैर इनकी भी एक संख्या है। कई वैज्ञानिकों ने मिलकर एक अंदाजा लगाया कि इतने तारे हो सकते हैं। लेकिन बेटा ग्रह आपके पास कितने होते हैं? अब आपको पता होगा अपन सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं तो अपने पास कितने 9 ग्रह रखे जाते हैं? 9। खैर एक और ग्रह था अपने पास, वो क्या बोलते थे बेटा? यम। अंग्रेजी में बोले तो प्लूटो। लेकिन है ना कुछ लोग बैठे एक बंद कमरे में और उन्होंने बोला एक काम करो, आज से अपन लोग प्लूटो को एक ग्रह नहीं मानते हैं। तो 9 की जगह कितने हो गए? 8। इतनी कहावत भी चलती है बी लाइक अ प्लूटो। कहावत क्या चलती है बेटा? इसका मतलब पता है क्या होता है? बी लाइक इंग्लिश में चलती बहुत अच्छी है ना। पहले प्लूटो था ग्रहों में शामिल, तो 9 ग्रह होते थे। फिर एक बंद कमरे में कुछ लोग बैठे बुद्धिजीवी, जिनकी बुद्धि में छोटे छोटे से जीव थे, वो लोग बैठे उन्होंने बोला एक काम करो ना, आज से प्लूटो को ग्रह में नहीं गिनते हैं। लेकिन एक बात बताओ, यदि उन्होंने प्लूटो को ग्रह में नहीं गिना तो क्या इस प्लूटो ने सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाना बंद कर दिया? क्या उसको कोई नुकसान हुआ? यदि अपन ने उस प्लूटो के बारे में सोचना बंद कर दिया कि प्लूटो एक ग्रह नहीं है तो क्या प्लूटो पर कोई प्रभाव पड़ा? ऐसे अपन को होना चाहिए बी लाइक का प्लूटो। प्लूटो के जैसे बनो,
कोई लोग आपके बारे में कुछ भी सोचे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरीके से प्लूटो चक्कर लगा है ना, वैसे आपको अपना काम करना है। ये सोच लो। खैर वापस लौटते हैं। अब सर सवाल ये था तारे और ग्रह में ये है कि सर तारे टिमटिमाते और ग्रह नहीं टिमटिमाते। सर दो कारण है। पहला कारण सर जी ये होगी अपने पास पृथ्वी है ना, और पृथ्वी के पास क्या होते हैं बेटा ग्रह। क्या आपको सौरमंडल थोड़ा सा याद है बेटा? यहाँ पे क्या होता है आपके पास सूर्य होता है। चलिए यहाँ बना लेते हैं बेटा। यहाँ पे क्या है आपके पास सूर्य। सूर्य के बाजू में कौन होता है बुध। बुध के बाजू में कौन होता है शुक्र। शुक्र के बाजू में फिर कौन होता है बेटा मंगल है। चार ग्रह और होते हैं बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ओके खैर वरुण के बारे में बात छोड़ते हैं। सर ये हो गई पृथ्वी। ये हो गया कौन मंगल। अभी मैं बताऊं खैर ये तो बहुत दूर दूर है लेकिन अपन मानो अब ये हो गया स्टार मतलब तारा जो अपन को टिमटिमाते को दिखाई दे रहा है बहुत दूर है। इसकी दूरी क्या है बेटा बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर देखो इन दोनों ग्रहों के बीच की दूरी कैसी है जल्दी कम है। तो इस कारण से एक ग्रह आपको टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देता है। कैसा एक और बात है कि अपन को अपनी पृथ्वी से कोई भी ग्रह दिखाई नहीं देता। हाँ खैर कभी कभी ऐसा संयोग बनता है किसी पूर्णिमा को या फिर अमावस्या या फिर किसी विशेष दिन को कि अपनी पृथ्वी से कभी कभी कोई ग्रह दिखाई दे जाता है। एक और बेटा अपनी पृथ्वी से एक ग्रह अपन को जरूर दिखाई देता है। वो क्या होता है आपके पास शुक्र। जब आप सुबह जल्दी उठोगे और आसमान में देखोगे पूर्व दिशा की तरफ, जब वहां पे आप बहुत सारे सितारे देखोगे उनमें से एक सितारा बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। वो सितारा नहीं होता, वो होता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को कहा जाता है बच्चों भोर का तारा। क्या कहा जाता है ना शुक्र ही होता है। सुबह देखना अभी तो आसमान खैर बादलों से घिरा है ना, कभी खुला आसमान हो ना फिर जाना वहां देखना पूर्व दिशा में आपको एक बहुत ब्राइटर तारा मिलेगा, बहुत चमकीला तारा नहीं होगा। वो क्या होगा शुक्र ग्रह। और शुक्र सबसे ब्यूटीफुल होता है। डू यू नो व्हाई? क्योंकि यह प्रकाश का सबसे ज्यादा क्या करता है परावर्तन करता है। क्या परावर्तन सब करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा कौन करता है शुक्र करता है। तो बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। ओके खैर बेटा तो पॉइंट क्या था तारे बहुत दूर है ग्रह पास में है। तो अब देखो तारों से लाइट चलेगी उसका रास्ता क्या होगा बेटा परिवर्तित। तो ये इसका क्या हो जाएगा अपवर्तन हो जाएगा। लेकिन सर हमारे ग्रह के साथ ऐसा नहीं होता है। ग्रह क्या होते हैं मान लो यदि मंगल से भी क्या निकल रही है बेटा लाइट निकल रही है। मान लो पृथ्वी है आपके पास, आपके पास क्या है मंगल है। तो जब मंगल से लाइट निकल रही होगी तो वो सीधे कहाँ पहुंच जाती है पृथ्वी पे। उसका भी खैर अपवर्तन होगा। क्यों होगा क्योंकि सर पृथ्वी की चारों तरफ क्या है विभिन्न परतें अलग अलग लेयर है कि नहीं है। उसका जो मंगल से क्या निकल रहा है प्रकाश निकल रहा है उसका भी क्या होगा बेटा अपवर्तन होगा। लेकिन ये अपवर्तन होता है ना के बराबर। कैसा होता है बिल्कुल ना के बराबर। इसका मतलब यदि उसकी प्रकाश की तीव्रता में जैसे मतलब सीरीज होती है ना तीव्रता कम होती है ज्यादा होती है, ऐसी जो मंगल से प्रकाश आ रहा है यदि उसकी तीव्रता में परिवर्तन भी होता है तो तीव्रता में जो नेट परिवर्तन होता है कुल परिवर्तन होता है बेटा कुल परिवर्तन आपके पास 0 होता है। इस कारण से आपको जो ग्रह है वो टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। क्या पॉइंट आपको समझ में आया नहीं आया? असाइनमेंट में जाओ फटाक से इसको पढ़ के देखो। कोई पॉइंट जो समझ में ना आया वो बताइए बेटा पढ़ के। ढूंढता तारा उसमें लिखा है टूटता तारा वही होता है। देखो उस केस में क्या होता है टूटते तारे नहीं होते वो होते हैं बेटा क्षुद्र ग्रह। क्या होते हैं या फिर उनको हम लोग कई बार बोल देते हैं उल्का। क्या बोल देते हैं बेटा उल्का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े पत्थर जो आप लोग देखते हैं ना रात में गर्मी में अपन बाहर सो रहे होते हैं बढ़िया है ना ऐसे ऊपर की तरफ देख के और तारे टूटते हैं फिर अपन आंखें बंद करते हैं मुट्ठी बंद करते हैं भगवान जी पूरी कर देना। और हमने भी किया है जब छोटे थे। वो टूटते तारे बेटा वो क्या होते हैं आपके पास उल्का। उल्का मतलब क्या होती है बेटा इसको बोलते हैं उल्का पिंड। पिंड मतलब पत्थर। तो है ना बहुत सारे पत्थर लगातार क्या कर रहे होते हैं वहां पे चक्कर वक्कर लगा रहे होते हैं। अब कोई भूला भटका पत्थर कहाँ आ जाता है पृथ्वी के वायुमंडल में। कहाँ पे है बेटा पृथ्वी के वायुमंडल। अब एक बात बता ना पृथ्वी का क्या है द्रव्यमान। इस पिंड का भी क्या होगा द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान ज्यादा
तो पृथ्वी क्या करेगी, गुरुत्वाकर्षण से उसको अपने पास बुलाएगी, और जब पृथ्वी उसको गुरुत्वाकर्षण से अपने पास खींचेगी तो ये बहुत स्पीड से पृथ्वी की तरफ आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी परतें हैं, तो परतों से होगा घर्षण, क्या होगा, और घर्षण होता है। आपको देखो ना, पत्थर से पत्थर मारते हो तो क्या होती है, चिंगारी निकलती ना, तो यहाँ तो बहुत भयंकर क्या होगा, घर्षण। तो इस कारण से उसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है, तो वो बन कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। तब हम लोग बोलते हैं वो क्या है, एक टूटता तारा है। लेकिन वो टूटता तारा नहीं होता। ओके, बोलो सर ये बहुत बड़े बड़े पत्थर भी हो सकते हैं, लाइक अपनी इस पूरी कोचिंग की बिल्डिंग के बराबर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तक है ना, आते आते घर्षण होते 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 पता चला सिर्फ 1-2 किलो के ही बचते हैं। खैर वो आपके सर पे ना गिरे तो बेहतर होगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, पूछिए और कोई डाउट। चलिए बच्चों, ये हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट बहुत छोटा है। नेक्स्ट आपका ये है, चांस लगा है क्या हो गया। चलिए देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट ये है, बहुत जल्दी समझेंगे कि तारे कभी भी आपको अपनी वास्तविक स्थिति पर नहीं दिखाई देते हैं। अब सवाल होगा कि आपका सर क्यों मानना, ये आपके पास क्या है, एक स्टार है। ओके, अब यहाँ से कोई बंदा देख रहा होगा, अब देखना यहाँ पे लगातार उसका रास्ता क्या होगा बेटा, चेंज होगा। क्यों, क्योंकि परतें क्या हो रही है, चेंज हो रही है। घनत्व क्या हो रहा है बेटा, चेंज। तो कोई हो रही है सघन और कोई हो रही है आपके पास गलत। अपन है ना, ऐसा ना करके बस सीधा बना सकते हैं। मान लो इसका क्या हो गया बेटा, लगातार अपवर्तन। यस और नो। अब यहाँ पे कोई कौन खड़ा था बेटा, एक ऑब्जर्वर, एक पृथ्वी थी ना, पृथ्वी पर कोई कौन था, ऑब्जर्वर, मतलब प्रेक्षक था बेटा। इसको क्या बोलते हैं, प्रेक्षक, प्रेक्षण करने वाला। तो अब स्टार से निकली क्या, प्रकाश की किरण, लगातार उसका होगा अपवर्तन, उसको सीधा जाना चाहिए लेकिन वो सीधे नहीं जाएगी। तो अब जो यहाँ पे बंदा होगा सर, उसको लगेगा कि सर प्रकाश की किरण यहाँ से ना आके यहाँ से आ रही। सोचेगा कि नहीं सोचेगा। अरे आप खुद सोचते, एक बात बताओ, मान लो है ना, कमरे में हम कहीं व्यवस्था करें कि लाइट आपको यहाँ से आती हुई दिखाई दे, तो आप तो आपकी आंखें तो यही बोलेंगे सर लाइट कहाँ से आ रही है, बोर्ड से। लेकिन हम क्या करें सर, हम यहाँ पे बहुत बड़ा रख दें प्लेन मिरर, समतल दर्पण, आईना जिसमें तैयार होकर आवाज आप लोग, तो यहाँ एक बहुत बड़ा दर्पण रख दें, वहां पे हम रख देंगे इधर लाइट सामने, यहाँ पड़ेगी, फिर उसका क्या होगा, परावर्तन। तो आप ये आके क्या बोलेंगे, लाइट वहां से आ रही है कि दर्पण से आ रही है, दर्पण से। यहाँ पे देखो, आप ये आंख तो यही बोलेंगे ना सर लाइट कहाँ से होके आ रही है, यहाँ से होके आ रही है। दैट मीन्स अब आपकी आंखें बोलेंगी सर कि जो आपके पास तारा है वो तारा पॉइंट इस पर है। यदि हम इसको पॉइंट ए बोले, इसको पॉइंट बी बोले, बेटा पॉइंट ए क्या था, तारे की वास्तविक स्थिति थी, लेकिन आपकी आंखें तारे की वास्तविक स्थिति को ना देख के आपकी आंखें देखती हैं बेटा आभासी स्थिति। क्या देखती हैं, तो जो आप लोग देख रहे होते हैं वो एक भ्रम होता है। क्या आपकी आंखें उस रियल तारे को देख पा रही हैं, नहीं देख पा रही, क्या एक भ्रम है। और ये भ्रम क्यों हो रहा है बताइए चंद्रेश, इसके पीछे का कारण एक नंबर में बताओ सर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्या आपसे पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। खैर ये पॉइंट आपके असाइनमेंट में नहीं होगा क्योंकि अभी हमने बनाया है नहीं, आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। तो क्या बच्चों आपको सेकंड पॉइंट समझ में आया नहीं आया। सेकंड पॉइंट बेटा दीपाली ये था कि आपके पास तारे होते, घर नहीं जाना अभी, एक और पॉइंट है। सेकंड पॉइंट बच्चों आपका ये था, तारे हैं, लगातार प्रकाश किरणों का क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो हमको तारे वास्तविक स्थिति पर ना दिखाई देगी, कहाँ दिखाई देंगे बच्चों, आभासी पर। किसी कारण ऐसा हो रहा है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्या बच्चों यहाँ तक कहानी क्लियर हुई कि नहीं।
अब लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, सारे बच्चों को समझ में खैर पहले ही आ चुका है, लेकिन समझते एक बार इसको अपन बोलते हैं बेटा अग्रिम सूर्योदय। अग्रिम मतलब क्या होता है बेटा? एडवांस बोलते ना, अग्रिम भुगतान कर दो सर, एडवांस पेमेंट दे दो। अग्रिम सूर्योदय एवं विलंब सूर्यास्त। चलो अब देखना बेटा, बड़ा आसान से समझते हैं, बहुत आसान टॉपिक है, समझ लिया तो चलिए अपने पास क्या हो गई? पृथ्वी होगी। अब देखेंगे ध्यान से बेटा, यहाँ पे आपके पास मान लो क्या है, सूर्य बहुत छोटा है क्योंकि बहुत दूर है, ये क्या है बहुत दूर। ओके बेटा, अब सूर्योदय कब होगा और सूर्यास्त कब होगा हम कैसे डिसाइड करेंगे? क्या आपको पता है ना सूर्योदय होता है ना सूर्यास्त होता है, ना सूरज निकलता है ना सूरज डूबता है। अच्छा अपनी पृथ्वी घूमती है तो दिन का रात हो जाता है, रात की क्या हो जाती है? पृथ्वी के दो हिस्से, जहां से सूर्य होगा वहां दिन, उल्टे पे रात। पृथ्वी घूमेगी 24 घंटे में, तो जहां रात की वहां क्या हो जाएगा? दिन, और दिन की क्या हो जाएगी? रात। तो क्या ये तो आपको पता है, लेकिन अब अपनी आंखें तो वही देखते ना कि सूरज निकल रहा है, सूरज डूब रहा है। देखो बेटा, अपनी पृथ्वी के पास होता है एक क्षैतिज, क्या होता है बच्चों? इसको अपन क्षैतिज बोलते हैं। अपन एक ऐसा माने काल्पनिक रेखा है क्षैतिज, यदि इस क्षैतिज के ऊपर आ गया कौन? आपका सूरज, तो अपन को लगेगा सूर्योदय। क्या लगेगा? सूर्योदय। यदि क्षैतिज वहां पे क्षैतिज के नीचे चला गया, यहाँ पे क्या है क्षैतिज के नीचे है ना, और ऐसे यदि क्षैतिज के नीचे चला गया तो अपन इसको बोलेंगे बेटा सूर्यास्त। क्या बोलेंगे? क्या आपके बात समझ आई नहीं है? अब ध्यान दे दो ना सर, अभी मान लो सूरज है ना, क्षैतिज की कहाँ है बच्चों? नीचे। ये क्या थी आपके पास? क्षैतिज। अभी आपका सूरज क्षैतिज के नीचे है, लेकिन एक बात बताना आकाश, आपकी पृथ्वी अकेली नहीं है, आपकी पृथ्वी के पास बहुत सारी परतें। क्या है बच्चों? बहुत सारी परतों में बहुत सारी गैसें, और बहुत सारी गैसों के पास में बहुत सारी घनत्व, मतलब इनका लगातार क्या हो रहा होगा बच्चों? अपवर्तन हो रहा होगा। अब देखना, अब यहाँ से प्रकाश किरण, ये सूर्य है ना आपके पास, अब सूर्य से क्या होगी? प्रकाश किरण निकलना चालू करेगी। अब सूर्य से प्रकाश किरण निकलेगी, उसका लगातार होगा बेटा क्या? अपवर्तन। और हमारे बच्चे बताएंगे जब उसका यहाँ पहुंची फिर अपवर्तन, ऐसा जब उसका लगातार अपवर्तन होगा तो इस तरीके से वो आपको दिखाई देगी। वो लोग ऐसा, मान लो यहाँ पे कोई कौन बैठा था बेटा? प्रेक्षक बैठा था, वो बंदे को दिखाई देगा कि सर जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ से निकल के आ रही है? यहाँ से आ रही है। तो उसको सूर्य कहाँ दिखाई देगा? ऊपर दिखाई देगा। दैट मींस अब उसको सूर्य दिखाई देगा कि बेटा सूर्य क्षैतिज के ऊपर आ गया है। क्या आपकी आंखें देखेंगी ना? अभी सूरज वास्तव में कहाँ पर है? तो बड़ा ध्यान देंगे, सूरज अभी कहाँ पर है बेटा? वास्तविक में कहाँ पर है? क्षैतिज के नीचे, मतलब अभी सूर्योदय। लेकिन आपकी आंखें क्या देखेंगी? आपकी आंखें देखेंगी सूरज की आभासी प्रतिबिंब, मतलब आपकी आंखें देखेंगी सर कि सूरज कहाँ पहुंच गया है? क्षैतिज के ऊपर। तो आपकी आंखों को लगेगा कि सर क्या हो गया है? सूर्योदय हो गया है। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं था बेटा, इसमें होता है 2 मिनट का डिले। कितने मिनट का डिले होता है? लगभग 2 मिनट का डिले हो जाता है। दैट मींस यदि आपको लग रहा है कि चल सूर्योदय हो गया है, लेकिन उसके 2 मिनट बाद क्या होगा? वास्तव में सूर्योदय होगा। यदि कहीं लिखा है चल 6:05 पे सूरज निकलना है, तो वो रियल में कितने पे निकलेगा? 6:07 पे। क्या आपकी बात समझ में आई नहीं है? यस और नो? तो हो गया बेटा आपके पास अग्रिम सूर्योदय। समझ में आया नहीं आया? और समझते हैं विलंब सूर्यास्त, बड़ा आसान सर। विलंब का मतलब होता है देरी से। अब समझना, एक ही आपके पास क्या बच्चों? क्षैतिज। अब वास्तव में सूरज है ना क्षैतिज के नीचे जा चुका है। आप खुद देखो ना, सूरज कहाँ है? क्षैतिज के नीचे। बेटा ये सूरज की वास्तविक प्रतिबिंब क्या है बेटा? खैर वास्तविक आपके पास तो सूरज है, लेकिन एक बात बताना, सूरज से निकलेंगी प्रकाश की किरणें। अब इनका क्या होगा बेटा? लगातार अपवर्तन। यहाँ पहुंचेगी तो फिर से बनाते हैं इसको, यहाँ पहुंचेगी, फिर यहाँ पहुंचेगी, फिर यहाँ पहुंचेगी। इसका क्या होगा? लगातार अपवर्तन। ये रहा प्रेक्षक, प्रेक्षक देखेगा, उसको क्या लगेगा सर? सूरज कहाँ पर है? अभी ऊपर है सूरज। आंखों को क्या लगेगा बेटा? सूरज कहाँ है? क्षैतिज के ऊपर। तो आपकी आंखें देखेंगी सर कि जो आपके पास सूरज है वो क्षैतिज के ऊपर है। दैट मींस अभी सूरज डूबा नहीं है। क्या लेकिन बेटा ऐसा वास्तव में है?
क्या वास्तव में सूरज अभी नहीं डूबा है? बेटा ये क्या था वास्तविक, ये क्या था बच्चों आभासी। तो आपकी जो आंखें देख रही होंगी बेटा वो देख रही होंगी आभासी सूरज, लेकिन वास्तव में जो आपके पास सूरज है वो क्या हो चुका है, डूब चुका है। तो इसको बोलते हैं बेटा विलंब सूर्यास्त। अब बताओ क्या आपको विलंब सूर्यास्त का कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? पति क्या होता, सूरज वास्तव में डूब गया था नीचे, लेकिन आपकी आंखें देखेंगे अभी नहीं डूबा, अभी कहाँ है, क्षैतिज के ऊपर है। तो इसको बोलते हैं विलंब सूर्यास्त, मतलब सूरज डूब चुका है लेकिन आंखें बोलेंगे सूरज। तो दीपाली ये इसको बोलते हैं, मतलब अग्रिम सूर्योदय, बेटा इसको बोलते हैं विलंब सूर्यास्त। क्या दोनों पॉइंट आपको समझ में आए नहीं है? जिस तरीके से अग्रिम सूर्योदय होता है 2 मिनट का, इस तरीके से बेटा विलंब सूर्यास्त कितने का होता है? ध्यान अंतर नहीं आता, कितने का अंतर आता है? 2 मिनट का। ऐसा नहीं होता 2-3 घंटे का आ जाए, 2 मिनट का होता है। दैट मींस यदि कहीं लिखा है 6:30 पे डूबना है तो कितने को डूब चुका होगा? नहीं 6:30 पे डूब रहा होगा। अब हमने कहा जब 6:30 पे डूब रहा है तो कितने पहले डूब चुका होगा? 2 मिनट पहले 28 पे डूब चुका होगा। समझ में आया नहीं आया? ओके बच्चों, इट्स कंप्लीट फॉर द डे। कल होगा आपका टेस्ट देने जरूर आए, बहुत शानदार टेस्ट होगा। टाइमिंग बताएंगे सर। चैप्टर नंबर 3 धातु अधातु में होगा।